सो हेलो एवरीबॉडी, हमने यहाँ तक का कंप्लीट कर लिया था, दैट इज़ फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन तक। ठीक है, अभी हम एल्केन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे, हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरीन्स फ्रॉम एल्केन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पर आ चुके हैं। ठीक है, तो ठीक है, लेट्स गो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को करने से पहले हम एक बहुत ही बड़ा नोट जो है हमेशा अपने माइंड में रखते हैं, वो ये होता है कि कभी भी हम फ्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ नहीं करते। कभी भी हम इससे फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाते। ठीक है, क्लोरो बना देंगे, ब्रोमो बना देंगे। देखो, क्लोरो और ब्रोमो तो बहुत ईजिली बन जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में। आयोडो बनाने में थोड़ा सा हमें मुश्किल आती है, पर फ्लोरो तो बनता ही नहीं है। व्हाट इज़ द रीज़न कि जो फ्लोरीन होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो जब उसका हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन कराते हैं तो वो बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन कॉज करता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं दैट वी डोंट प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, और हम क्या प्रिपेयर मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो हम या तो क्लोरो बना रहे होंगे या फिर हम ब्रोमो बना रहे होंगे। आयोडो बना लेते हैं, बट थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, थोड़ा सा, क्योंकि आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म कर देता है। ठीक है, तो आयोडीन आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। अभी ये क्या है अभी हम समझेंगे, पहले एक बार इसे देखो। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये एक बेंजीन रिंग थी, यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन है, हमने Cl2 ले लिया, दैट इज़ हेलोजन ले लिया। ठीक है, और हमने साथ में क्या लिया, ल्यूइस एसिड लिया। ल्यूइस एसिड जो होता है वो एक अच्छा एक्सेप्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर हम क्लोरीन ले रहे हैं चाहे ब्रोमीन ले रहे हैं तो सिंपल सा है, हाइड्रोजन की जगह पर एक जो क्लोरीन है वो सब्सटीट्यूट हो रहा है। ठीक है, और HCl हमारा बाहर आ रहा है। तो ये जो रिएक्शन होते हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होते हैं, वो बेसिकली हेलोअरीन बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता हो तो ल्यूइस एसिड हम कोई भी ले सकते हैं, FeCl3, FeBr, AlCl3 हम ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमने ये देखा कि बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका जब हमने रिएक्शन कराया Cl2 के साथ तो हमने Fe दैट इज़ लुइस एसिड लिया, पर हमने डार्क में लिया, क्योंकि जब हम लाइट प्रोवाइड करते हैं तो हमारा फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। तो हम डार्क करेंगे क्योंकि हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को करना है। ठीक है, अब देखो, अगर फ्री रेडिकल होता तो हम लाइट प्रोवाइड करते और एक H की जगह पर Cl लग जाता तो CH2Cl लगता, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। पर इसमें जो ये होते हैं हेलोजन, इनकी इतनी औकात नहीं होती कि वो पूरे कंपाउंड को बदल दें, है ना, क्या, या फिर वो मतलब अगर सिर्फ हाइड्रोजन है तो उसे हटा के तो हमारा Cl या Br लग सकता है, लेकिन अगर ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप है तो इसकी जगह पर नहीं लगेगा, बट यहाँ पर Cl लग जाएगा और यहाँ Cl लग जाएगा, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप होता है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, तो हमने एक तो ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लगा दिया, क्योंकि बेंजीन के ऊपर कभी भी CH3 लगा होता है तो हम उसे टोलीन कहते हैं। तो ये ऑर्थो क्लोरोटोलीन हमारा बन गया, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे हमारा क्लोरीन लगा है। सो दिस इज़ ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। ठीक है, वैसे अगर मैं पैरा पोजीशन पे लूँ तो यहाँ पर हमारा बन जाता है पैरा क्लोरोटोलुइन। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। ये एक फ़र्क हम देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, वेयरएज़ ये कौन सा रिएक्शन है जो हमने यहाँ पर करा लाइट के प्रेजेंस में, ये था हमारा फ्री रेडिकल रिएक्शन। ठीक है, वैसे ही देखो, अगर Br2 हम ले लें Cl2 की जगह पर तो H की जगह पर एक Br लग जाएगा, और AlCl3 ले लो। ठीक है, FeCl3 ले लो, FeBr ले लो, ये सारे हमारे क्या होते हैं, लुइस एसिड होता है। तो ये हो गया, इनमें डायरेक्ट हेलोजनेशन होती है क्लोरीन और ब्रोमीन में। सो इन क्लोरीन एंड ब्रोमीन वी कैन सी अ डायरेक्ट हेलोजिनेशन। ऑलराइट, ठीक है।
अब बात आती है आयोडीन की। मैंने कहा था कि आयोडीन में इतना सिंपल केस नहीं होता, क्योंकि आयोडीन जो है वो एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म करता है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक बेंजीन की रिंग है जिसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। अब हमने I2 पास कराया, तो वैसे रिएक्शन तो हमारा वैसे ही होगा कि जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पर हमारा एक हेलोजन लग जाएगा, तो H की जगह पर जो हेलोजन था I वो हमारा लग गया, और एंड प्रोडक्ट में हमें HI मिल गया। लेकिन ये जो HI होता है गुड यील्ड में हमें नहीं मिलता, ठीक है। तो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो HI होता है जिसे हम H+I- लिख सकते हैं, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा और वो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये यहाँ पे -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा हुआ है, ये ऑक्सीडाइज होके 0 के ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, I2 बन जाएगा। तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये गुड यील्ड में नहीं मिलेगा, तो इसे रिवर्सिबल ये ना हो, ठीक है, और थोड़ा सा ये अच्छी यील्ड में हमारा प्रोडक्ट मिले, हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखते हैं अपने पास HNO3, और हम यूज़ कर सकते हैं HiO3। ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो जाते हैं हमारे पास। HNO3 हो गया, और क्या हो गया, HiO3, ठीक है, HNO3 और HiO3। तो जब हमने इसे अपने पास रखा तो देखो ये HI है, इस HI का हमने इसके जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट इज़ HiO3, इसके साथ जब रिएक्शन कराया तो हमें I2 मिल गया और H2O मिल गया। तो जब I2 हमें मिला तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, और फ्रॉम ले चार्टलियर प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम क्लास 11th में, वी नो फ्रॉम ली चार्टलियर प्रिंसिपल कि जब भी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है तो रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो I2 की कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ रही है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो हमारा आयोडोबेंजीन है ये गुड यील्ड में हमें मिल जाएगा। तो ये एक तरह से कहानी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं फिर से बार बार कह रही हूँ, देखो यही है, इतना ही है कि हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इसे सब्स्टिट्यूट करना है हाइड्रोजन की जगह पर। तो सिंपल सी बात है, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ये हमारे पास एक तो हेलोअरीन मतलब कि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी एक क्या हेलोजन लगाने के कामयाब आता है, पर यहाँ पर हम फ्लोरीन नहीं लगा सकते क्योंकि एक बहुत ही रिएक्टिव होता है और बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाता है। आयोडीन हम करते हैं पर वो रिवर्सिबल हो जाता है, इसलिए हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास सैंडमियर्स रिएक्शन आता है। सैंडमियर्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एनिलीन लेते हैं। एनिलीन होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर जब हम NH2 लगाते हैं तो वो क्या होता है, एनिलीन। याद रहेगा ना, ये सब तो बहुत बेसिक है। बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा दो तो टोलुइन, ठीक है, और NH2 लगा दो तो एनिलीन। अब ये इस एनिलीन का हमने रिएक्शन जब कराया तो हमने HCl प्लस सोडियम नाइट्राइट के साथ कराया, ठीक है, HCl प्लस NaNO3। तो हमारे पास यहाँ पे N2Cl आता है। ये जो N2Cl होगा ये फर्दर हमारा इस रिएक्शन में परफॉर्म होगा। तो पहले हम N2Cl बनाते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, क्या बनाते हैं, N2Cl बनाते हैं। और इसमें क्या होगा, देखो जैसे हमने यहाँ पर N2Cl बनाया तो ये और हम जैसे यहाँ पर हमने क्लोरीन लिया तो क्लोरीन और सोडियम नाइट्राइड लिया, वैसे ही हम HBr ले सकते हैं और HBr और सोडियम नाइट्राइड लेके N2Br भी बना सकते हैं। तो ये फर्दर हमारा यूज़ होगा, इसे हम यूज़ करते हैं, फिर हम क्यूप्रस हैलाइड में डालते हैं। देखो पहले हमें ये बनाना है, बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl को पहले बनाना है किसी भी तरह, ठीक है। पहले हम इसे बनाएंगे और इसे हम बोलते हैं क्या, डायज़ोबियम
क्लोराइड, बेंजीन डाइज़ोबियम क्लोराइड बोलते हैं। तो पहले हम इसे बनाएंगे, ठीक है। और अगर मुझे फर्दर ब्रोमीन बनाना है तो हम इसे बनाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, अगर क्लोरीन वाला बनाना है तो HCl और NaNO2 ले लो, ब्रोमीन वाला बनाना है तो HBr और NaNO2 वाला ले लो। अब यहाँ पर हमने HCl और NaNO2 वाला ले लिया, ठीक है। अब इसका हम फर्दर क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे और बस ये पूरा एक अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है। जो N2Cl होता है या जो N2Br होता है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसीलिए हम इसे बना रहे हैं। ये एक अच्छी तरह से लीव हो जाएगा और इसकी जगह पर जो Cl है वो हमारा रह जाएगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड। तो ये बन जाता है। तो यही होता है क्यूप्रस हैलाइड में हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बहुत ईजिली बना लेते हैं। बट आयोडोबेंजीन बनाने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वो ये होती है कि नहीं सॉरी, वो बल्कि और ईजिली हो जाता है। प्रॉब्लम तो क्या होएगी, आयोडोबेंजीन अगर बनाना है तो बस पोटेशियम आयोडाइड ले लो। जैसे क्लोरो और ब्रोमो के लिए एक तो हम ले रहे थे सोडियम नाइट्राइड, ठीक है, और साथ में हम या तो HBr लेते हैं अगर हमें ब्रोमो बनाना है, या फिर HCl लेते हैं, देखो, ठीक है। तो पहले ये N2Cl वाला बनाएंगे, डाइज़ोबियम क्लोराइड या फिर बेंजीन डाइज़ोबियम ब्रोमाइड, इसे हम बोलते हैं बेंजीन डाइज़ोबियम क्लोराइड। इसका हम फर्दर जब रिएक्शन कराते हैं क्यूप्रस हैलाइड के साथ, फिर हमारा ये बनता है, ठीक है। तो मेन तो यही है कि हमें क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्शन करा के क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हमें आयोडीन का बनाना है तो हम क्यूप्रस हैलाइड नहीं लेते, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, उसे शेक करते हैं एंड देन वी जस्ट गेट द आयोडोबेंजीन, साथ में KCl प्लस NO2। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। ये N2 है, ठीक है, N2 हमारा रिलीज हो रहा है। अब देखो, अगर मुझे फ्लोरीन का बनाना है, डाइज़ोबियम फ्लोरोबोरेट बनता है। ये एक रिएक्शन है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा है ये इतना पोर्शन, इसे एक बार देख लो। इसमें हम बेसिकली फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए पहले HbF4 माइनस यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर वही चीज़ होती है, N2BF4 बनता है, इसे हम बोलते हैं डाइज़ोबियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है, डाइज़ोबियम फ्लोरोबोरेट। फिर इसका हम फर्दर हीट करते हैं तो हमारा N2 चला जाता है, BF3 भी चला जाता है, बस एक F बच जाता है। तो पहले डाइज़ोबियम फ्लोरोबोरेट बनता है, ठीक है। कब, जब हम हीट करते हैं HbF4 को, HbF4 होता है हमारा फ्लोरोबोरिक एसिड। तो हम फ्लोरोबोरिक एसिड की प्रेजेंस में पहले बनाएंगे डाइज़ोबियम फ्लोरोबोरेट, फिर उसे हीट कर देंगे और फ्लोरोबेंजीन बना देंगे। तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सैंडमियर्स रिएक्शन। सैंडमियर्स रिएक्शन के अंदर एक तो होता है क्यूप्रस वाला, जब हम क्यूप्रस हैलाइड यूज़ करते हैं क्लोरीन एंड ब्रोमीन के लिए। आयोडीन के लिए हम पोटेशियम आयोडाइड यूज़ कर लेते हैं, और फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम नॉर्मल डाइज़ोबियम फ्लोरो यूज़ कर लेते हैं। पहले डाइज़ोबियम फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं, उसे बनाने के लिए हमें फ्लोरोबोरिक एसिड चाहिए होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो समझ में आ ही गया, डायरेक्ट होता है क्लोरीन और ब्रोमीन में एक डायरेक्ट हैलोजिनेशन होती है, लुईस एसिड हम साथ में ले लेते हैं। लेकिन आयोडीन में रिवर्सिबल होता है, इसलिए हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो यहाँ पर देखो HNO3 और HiO3 ये होते हैं जो I2 बना देते हैं, तो फिर वो गुड यील्ड में हमें मिल जाता है। वेयरएज जो फ्लोरोबेंजीन है वो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही रिएक्टिव होता है और हमें एक बहुत एक्सपल्सिव रिएक्शन मिलता है। बस इसके बाद एल्कीन्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। बट एक बार एल्केन्स को देख लो, ठीक है। एल्केन्स में हमने क्या क्या पढ़ा शुरू से, देखो
एल्केन्स के अंदर 3 आते हैं, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, जिसमें डायरेक्टली हमें रेडिकल हेलोजिनेशन करना होता है, बहुत टफ नहीं होता। इसमें हम यही सीखते हैं कि जब हम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करते हैं तो मोनो कंपाउंड, डाई कंपाउंड, है ना, पॉली कंपाउंड हमें मिलते हैं, पर मोस्टली हम मोनो हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स बनाते हैं। उसमें हम मेजर और माइनर प्रोडक्ट देख सकते हैं, क्योंकि जो फ्री रेडिकल है वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है। ठीक है, फिर हम देख सकते हैं कितने कंपाउंड्स बन रहे हैं, बस इतना ही होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने पढ़ा कि फ्लोरोबेंजीन हम नहीं बना सकते, या तो हम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं या हम ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं, आयोडोबेंजीन बनाते हैं, बट थोड़ी सी कंडीशंस होती हैं। तो इसमें फ्लोरोबेंजीन इसलिए नहीं बनता क्योंकि फ्लोरोबेंजीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से नहीं होता, क्योंकि बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शन हमारा बन जाता है। जब हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन इस केस में बना रहे होते हैं तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन से बन जाता है, बस हमें साथ में ल्यूइस एसिड चाहिए होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ल्यूइस एसिड ये सारे हो सकते हैं, FeCl3, FeBr, AlCl3। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि अच्छा, और ये डार्क में होता है क्योंकि जब लाइट में होगा तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रोमीन और क्लोरीन का तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन होता है, फ्लोरीन का हम करते नहीं क्योंकि वो बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म करता है और बहुत रिएक्टिव होता है। फिर हमारे पास एक आ जाता है आयोडीन। आयोडीन तो कर तो लेता है बट वो गुड यील्ड में प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ HNO3, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड, और HiO3 कोई भी यूज़ कर लो। HiO3 और HI का जब हम रिएक्शन करेंगे तो I2 बनेगा, क्योंकि I2 हमारा बन रहा होगा, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो जब रिएक्टेंट साइड पे क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो प्रोडक्ट हमारा गुड यील्ड में हमें मिल जाता है। फिर सैंडमियर्स रिएक्शन हमने पढ़ा। सैंडमियर्स रिएक्शन में हमने देखा कि जब हम सैंडमियर्स रिएक्शन करना होता है तो उसके लिए हम पहले कुछ बनाते हैं, बेंजीन के ऊपर N2Cl या N2Br, पहले उस चीज़ को फॉर्म करते हैं। ठीक है, जिससे हम बोलते हैं बेंजीन डाइज़ोबियम क्लोराइड या बेंजीन डाइज़ोबियम ब्रोमाइड। ठीक है, पहले उसे बनाते हैं, फिर बस उसी को हम क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्ट करके क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना लेते हैं। आयोडीन के लिए हमें ये 2 स्टेप रिएक्शन नहीं करना होता, डायरेक्ट हम बस KI के साथ रिएक्ट करते हैं, ये बन जाता है KCl और N2 रिलीज़ हो जाता है। फ्लोरीन के लिए होता तो 2 स्टेप है बट ये वाला नहीं, तो फ्लोरीन में हम HbF4- यूज़ करते हैं। ये है एक HbF4- जिसे हम बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। इसको हम करते हैं तो N2BF4 बनता है, जो कि होता है डाइज़ोबियम फ्लोरोबोरेट। फिर हम उसे हीट करते हैं तो हमारे पास फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, N2 और BF3 बन जाता है। एक बार इसे देख लोगे NCERT में। हाँ, यहाँ पे है ना, देखो ये फ्रॉम एल्केन्स का फ्री रेडिकल हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में, ये देख लो एक बार। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एराइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स कैन बी ईजिली प्रिपेयर्ड, क्या दे रखा है, एराइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स कैन बी ईजिली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन of arenes with chlorine and bromine respectively in the presence of Lewis acid। ठीक है, कैटलिस्ट लाइक आयरन या आयरन क्लोराइड मैंने बता ही दिया, AlCl2 भी ले सकते हो इसके अलावा। तो इसमें हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बहुत ईजिली बना लेते हैं, ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, पर इसके अंदर एक चीज़ आती है, द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी इजली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस। अच्छा, ये हम मेल्टिंग पॉइंट पे पढ़ लेंगे। मेन इसमें यही है कि हम क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन बहुत ईजिली बना लेते हैं। आयोडो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डालना पड़ता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है, रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर एंड रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3, HiO3 भी ले सकते हो।
HiO4 है, सॉरी HiO4, यहाँ पर देखो ये रहा HiO4, टू ऑक्सीडाइज द HI फॉर्म ड्यूरिंग द आयोडीनेशन। फ्लोरोकम्पाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, ये CH3 वाला मैंने आपको बता दिया था कि एक ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पे आता है, क्योंकि CH3 एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये एक आता है हमारे पास सैंडमियर्स रिएक्शन। तो सैंडमियर्स में यही है दैट फ्रॉम अमीन्स बाय सैंडमियर्स, इसमें क्या होता है, when a primary aromatic amine dissolved or suspended in cold aqueous mineral is treated with sodium nitrite। देखो हमने NaNO2 लिया था और डाइजोनियम aqueous mineral acid is treated with, हाँ ये रहा, और डाइजोनियम सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड। हमने डाइजोनियम क्लोरीन बनाया था, डाइजोनियम ब्रोमीन बनाया था, फिर उसे हमने फर्दर क्यूप्रस एसिड के साथ क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड बना के हमने फर्दर बना दिया था। देखो सही है एकदम। ये एनिलीन है, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH3। ठीक है, NaNO2 के साथ और HX के साथ रिएक्ट करके बना दिया। लेकिन एक चीज़ आती है इसमें कि अगर हमें आयोडीन बनाना है, बेंजाइल आयोडोबेंजीन बनाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, KI यूज़ करते हैं। फ्लोरीन का आई थिंक NCERT में गिवन नहीं है, बट मैंने आपको एक बार बता दिया, उस पर ज़्यादा पुश मत करो उस टॉपिक को, क्योंकि NCERT का नहीं है, उसे एक बार रीड करना है उसे। सो रिप्लेसमेंट ऑफ द डाइजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट मेक द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड एंड इज़ डन सिंपली बाय शेकिंग द डाइजोनियम सॉल्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड। मतलब इसमें हमें नॉर्मली डाइजोनियम सॉल्ट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ करना है शेक। इसमें हमें अलग से कोई वो क्यूप्रस हैलाइड को नहीं डालना। ठीक है, अब हमारा बस एक ही बचता है, दैट इज़ एल्कीन। एल्कीन पे फोकस करोगे प्लीज़, वो थोड़ा सा एल्कीन लास्ट 10 मिनट्स। देखो एल्कीन में हमने देखा कि दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, एडिशन ऑफ HX हो सकता है और एक हो सकता है एडिशन ऑफ X2। HX क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड, और दूसरा क्या होता है X2। तो दो चीज़ें होती हैं, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HCl ले लो, HBr ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, इसमें हम एडिशन ऑफ HX में यही देखते हैं कि हमने एक एल्कीन ले लिया सिंपल सा, ठीक है, डबल बॉन्डेड होता है ना एल्कीन, और हमने साथ में HX लिया। तो यहाँ तो हम कहते हैं कि एक ये जो हाइड्रोजन है वो एक कार्बन पे चला जाएगा और जो हेलोजन है वो दूसरे कार्बन पे चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक विसिनल डाइहैलाइड स्ट्रक्चर बन गया, ऐसे दो कार्बन पे अलग अलग पैरेलली अरेंज्ड हैलाइड्स। तो ये विसिनल डाइहैलाइड्स क्योंकि दो हैं, अच्छा नहीं सॉरी, वो तब होता है जब दो हैलाइड्स यूज़ हों, ये विसिनल डाइहैलाइड नहीं है, माय मिस्टेक। यहाँ पर एक H है और एक X है। ठीक है, शेप वैसी है, बट विसिनल डाइहैलाइड तब होता है जब दो हैलाइड्स हों। ठीक है, ये विसिनल डाइहैलाइड नहीं है। तो ये तो हो गया सिमेट्रिकल एल्कीन। अच्छा देखो, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन हो तो बहुत इजीली हम कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। अगर मेरे को करना है तो मैं आराम से कह सकती हूँ कि किसी पे भी H लगा दो, किसी पे भी Cl लगा दो। तो ये CH3 CH2 Cl हो गया, मैंने इस वाले पे Cl लगा दिया, इस पे H लगा दिया और सिंगल बॉन्डेड इसे कर दिया। पर अगर अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा ऐसा, ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल है, तो मैं कहाँ पर लगाऊंगी HCl का H और कहाँ पर Cl। तो यहाँ पर याद रखोगे H हम वहाँ लगाते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रिएक्शन जहाँ पर H ज़्यादा हैं। ठीक है, जहाँ पर H ऑलरेडी ज़्यादा होंगे वहीं पर हम H को लगाते हैं, और क्लोरीन हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर H हमारे कम है। तो H हम वहाँ लगाएंगे जहाँ H ऑलरेडी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और क्लोरीन हम वहाँ लगाएंगे जहाँ पर H हमारे कम है। ये लगा के सिंगल बॉन्डेड कर दो, ये ही हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा हम प्रोडक्ट बना सकते हैं कि H को उधर लगाओ और Cl को उधर, इसका उल्टा कर दो, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट बनता है और वो ज़्यादा यील्ड नहीं देता।
तो मेजर प्रोडक्ट हमारा मार्कोव-निकोव रिएक्शन से होता है, मतलब जहाँ पर H ऑलरेडी ज़्यादा है वहीं पे आपको H लगाना है और दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड के दूसरे वाले कार्बन पे Cl लगाना है। ठीक है, ये तो होता है अनसिमेट्रिकल के लिए। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, प्रोपीन का एग्जाम्पल हमने ले लिया। मेजर प्रोडक्ट समझ में आ गया, माइनर प्रोडक्ट तुम बना लोगे, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ एडिशन ऑफ X2 में। एडिशन ऑफ X2 में हम कहते हैं X2 मतलब कि या तो Cl2 होगा या Br2 होगा। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें हम ऐसे लेके चलते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमारे पास ऐसे कंपाउंड है, इधर H है और इधर H है। ठीक है, अब हमने क्या लिया, Br2 लिया। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ हम लेते हैं CCl4। ठीक है, अब जब हम इसे परफॉर्म करते हैं रिएक्शन को, तो सिंपल सा है, जो Br2 है वो डबल बॉन्डेड कार्बन की एक साइड पे एक Br आ जाएगा, दूसरे पे Br आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा CC, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, यहाँ हाइड्रोजन, वैसे ही यहाँ पर भी सेम। तो ये होता है विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, इसे हम विसिनल डाइब्रोमाइड बोल सकते हैं। CCl4 के प्रेजेंस पे हमने किया, तो ये इसे हम ना टेस्ट, ये जो एडिशन ऑफ X2 होता है इसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट दिस इज़ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो कंपाउंड है वो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड है या नहीं, क्योंकि अगर होगा तो ही ये चीज़ फॉर्म होगी, है ना, तो ही ये चीज़ फॉर्म होएगी अगर डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड होगा। तो यहाँ पर जो Br2 का कलर है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। और जो यहाँ पर कलर है Br2 का और इस पूरे कंपाउंड का, वो कलरलेस टाइप हो जाता है। तो हम कहते हैं कि अगर हमारा रिएक्शन जो है रेडिश ब्राउन Br2 से कलरलेस की तरफ जा रहा है, मतलब कि इस कोई तो जो हमने कंपाउंड लिया वो फॉर श्योर डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड होगा, इसलिए हम इसे कहते हैं टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। आई होप इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद वेरी लास्ट थिंग विच लेफ्ट्स is halogen exchange. Halogen exchange ये क्या होता है, तो halogen exchange में हमने पढ़ना होता है दो चीज़ें। एक तो देखो आता है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और दूसरा हमारे पास ये क्या बन गया, रुको हैं, रुको, ये देखो हम बात कर रहे हैं हेलोजन एक्सचेंज की। हेलोजन एक्सचेंज के अंदर आते हैं दो, एक आता है हमारे पास फिंकलस्टीन, क्या आता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, और दूसरा आता है हमारे पास स्वेट्स रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन हम स्पेशली करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग एल्काइल आयोराइड्स। ठीक है, और स्वार्ट्स रिएक्शन हम कर रहे होते हैं फॉर प्रोवाइडिंग एल्काइल फ्लोराइड्स। ठीक है, पहले बात करते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन की। इसमें हमारे पास कोई आर चेन है, उसके साथ कोई भी हमारे पास हेलोजन है, साथ में हम ले लेते हैं NaI, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ठीक है, तो हमारे पास Ri बन जाता है प्लस NaX जो है वो प्रेसिपिटेट की तरह बन जाता है। तो जो X है वो Cl, Br, I कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत इजी रिएक्शन है। Ri बनाने के लिए फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है और Rf बनाने के लिए स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लो, ये हमारे पास कोई एक R चेन है, साथ में लेट्स से X की जगह पे Cl आ गया, प्लस NaI के साथ रिएक्शन हुआ तो NaCl हमारा बन गया, और साथ में CH3CH2I जो चीज़ हमें चाहिए थी वो भी हमारी बन गई। ठीक है, अब आ जाओ स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन हमारा किस लिए होता है, एल्काइल फ्लोराइड्स बनाने के लिए। जैसे अगर ये कोई एल्काइल है CH3Cl प्लस, अब इसमें हम यूज़ करते हैं AgF।
जैसे वहाँ पर हम NaI यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम सिल्वर फ्लोराइड यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी हम फिंकलस्टीन में सोडियम आयोडाइड यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम सिल्वर फ्लोराइड यूज़ कर रहे हैं। तो ये RF बन गया जो हमें बनाना था, प्लस AgCl बन गया। ठीक है, ऐसा होता है। हो गया, आ गया समझ में। एक और एग्जांपल ले लो। AgF के अलावा हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, और हम यूज़ कर सकते हैं Hg2F2। तो उसमें भी यही होता है कि हमारे पास CH3CH2F बन जाएगा प्लस Hg2Cl2 बन जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया एक। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही बात है कि इस स्वार्ट्ज रिएक्शन को करने के लिए हम मेटालिक फ्लोराइड्स यूज़ करते हैं। जैसे हमने दो तो देख ही लिए, AgF देख लिया और मर्क्यूरी वाला फ्लोराइड देख लिया, सिल्वर हो गया, मर्क्यूरी हो गया। ऐसे ही देखो, जैसे कोबाल्ट का भी ले सकते हैं, सिल्वर का देख ही लिया आपने, ले सकते हैं, मर्क्यूरी का भी देख लिया, ले सकते हैं, और एक हम Sb का भी ले सकते हैं। बस इतना ही करना है। फिंकलस्टीन में याद रखो क्या किस लिए होता है, एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए NaI यूज़ करते हैं और ड्राई एसीटोन। ठीक है, बताओ क्लियर है। एडिशन ऑफ HX यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें बेसिकली इसमें Cl और Br के लिए हम नॉर्मली HX का एडिशन कर रहे होते हैं एल्कीन में, डबल बॉन्डेड। तो यहाँ पर हम बस इतना ही देख रहे होते हैं कि अगर डबल बॉन्डेड के साथ हमें ऐड करना है तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, मार्कोव-निकोव रिएक्शन। मतलब डबल बॉन्डेड वाले जो दो कार्बन है उसमें से देखो कि हाइड्रोजन किसके पास ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा है वहाँ पे और हाइड्रोजन भेज दो, और जो हेलोजन है वो वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, ये चीज़ करनी होती है अनसिमेट्रिकल के लिए। और एडिशन ऑफ X2 में हमें नॉर्मली एडिशन करना है, और एडिशन ऑफ X2 हमारा टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन होता है। इसमें विसिनल डाइहैलाइड फॉलो होता है, बन जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें कि इसमें क्या हो रहा है, विसिनल डाइहैलाइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो विसिनल डाइहैलाइड की फॉर्मेशन। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं डार्क कर देती हूँ, विसिनल डाइहैलाइड बन गया हमारे पास। ठीक है, तो बस इतना ही होता है, और मेजर माइनर उसमें देख लेना। और हेलोजन एक्सचेंज में फिंकलस्टीन होता है और स्वार्ट्ज रिएक्शन होता है। अब ये जो एल्कीन के थे बहुत ही इजी से, और ये हमने सैंडमीयर्स वाला जो पढ़ा, इसे हम पढ़ लेते हैं NCERT से। देखो सैंडमीयर्स तो पढ़ लिया हमने, है ना, सैंडमीयर्स तो पढ़ लिया। एल्कीन वाला बच्चा इसे रीड कर लेते हैं। यस, इतना ही है एल्कीन का, ये रहा देखो। हाँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स HX को ऐड कर देते हैं, और एक तरफ H आ जाएगा, एक तरफ X आ जाएगा। इसमें तो ये सिमेट्रिकल है तो कहीं पे भी कुछ किसी को भी लगा दो। एन एल्कीन इज कन्वर्टेड टू कोरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। तो कोई भी यूज़ कर लो। ठीक है, आयोडाइड भी बना ही सकते हैं। प्रोपीन yield two products, however only one predominates पर मार्कोव-निकोव। तो मेजर वो होगा जिसमें हम क्या रूल फॉलो कर रहे होंगे, मार्कोव-निकोव। मतलब जहाँ पर देखो यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है तो H यहाँ आएगा और I इधर आएगा, तो I इधर आना चाहिए और इधर CH3 हो जाना चाहिए। पर अगर आप I को इधर लगा दोगे तो वो माइनर हो जाएगा। तो मेजर वाला प्रोडक्ट, और जो नहीं करना वो माइनर वाला। बनते दोनों है बट मेजर माइनर। एडिशन ऑफ हेलोजन इज द लास्ट। जब हम हेलोजन को ऐड करते हैं और डायरेक्टली दोनों तरफ ऐड होके विसिनल बना देते हैं CCl4 की प्रेजेंस में। इन द लेबोरेटरी, एडिशन ऑफ ब्रोमीन एंड CCl4 टू एन एल्कीन रिजल्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर of bromine constitutes an important method for detection of double bond in a molecule। तो हम इसे हम बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। द एडिशन रिजल्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ विसिनल डाइब्रोमाइड्स। ठीक है, ये कैसा होता है, कलरलेस, और जो ब्रोमीन होता है कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज में फिंकलस्टीन और एक और आता है इसके अंदर स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो फिंकलस्टीन के लिए हम आयोडीन के लिए यूज़ करते हैं मेन।
Alkyl iodides are often prepared by the reaction of alkyl chlorides, bromides with NaI in dry acetone. This reaction is known as Finkelstein reaction. तो ये एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड का सोडियम आयोडाइड डाइएसीटोन में करा, तो ये हमें मिल गया। NaCl और NaBr thus formed is precipitated in dry acetone, तो ये प्रेसिपिटेटेड हो गया, एरो नीचे की तरफ बनाया था ना, प्रेसिपिटेट हो गया। इट फैसिलिटेट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू, हाँ क्योंकि ये NaI हमारा बन गया है तो ये हमारा और भी ज़्यादा एक तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये चीज़ और प्रोड्यूस हो रही है, तो ये रिएक्शन को और फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगी फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ ले चार्टलियर। ठीक है, कि जब रिएक्टेंट्स वाली साइड की कंसनट्रेशन बढ़ती है तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड साइड पे जाता है। फिर बस द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय हीटिंग एन एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड्स। कौन कौन से बताए थे वही लिखे हैं यहाँ पे, AgF, एक ले लिया सिल्वर वाला, एक ले लिया मर्क्यूलर वाला, एक ये Sb आ गया, एक कोबाल्ट आ गया। सो इसे हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो R ग्रुप के साथ Br है, साथ में ये ऐड कर दिया। तो बस फ़र्क क्या है, उसमें भी R ग्रुप के साथ हमने कोई भी हेलोजन जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन में, सॉरी ब्रोमीन और क्लोरीन में से लिया था और उसे रिएक्ट कराया था विद व्हाट, विद R दिस NaI, सोडियम आयोडाइड, और यहाँ से हमें Ri मिल गया था। इसमें क्या होगा कि Rx को रिएक्शन हम करा रहे होंगे किसी भी एक मेटल के साथ, लेट्स से AgF ले लिया, ठीक है, वैसे ही H2F2 ले सकते हैं। तो रिएक्शन इसे हम बोलते हैं स्वार्ट्स, और ऊपर वाली थी फ्रैंकलिन्स रिएक्शन, तो ये हो गई स्वार्ट्स रिएक्शन। देखो ये F आ गया R ग्रुप के साथ और AgBr हमारा अलग हो गया। ठीक है, इसमें हम ले चार्टलियर प्रिंसिपल को भी फॉलो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बार समराइज़ कर दूंगी, एक टेबल बना दूंगी और एक बार उसे रीड करवा दूंगी बस। ठीक है, और कौन कौन से रिएक्शन में ले चार्टलियर हम प्रिंसिपल को परफॉर्म कर पा रहे हैं वो भी, उसकी भी टेबल बना देंगे। क्योंकि ले चार्टलियर प्रिंसिपल अगर तुम्हें याद हो तो इससे पहले भी हमने 2-3 जगह पर यूज़ किया है, स्पेशली वो आयोडीन वाली जगह पर ही। ठीक है, जहाँ पर ले चार्टलियर प्रिंसिपल यूज़ करके हमने, देखो वो याद है तुम्हें आयोडीन का जो मैंने अभी कराया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें मैंने कहा था कि आयोडीन के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, है ना। फिर उसमें आयोडीन की फॉर्मेशन कर रहे थे, तो उसमें भी तो फॉर्मेशन आ रही थी, रिएक्टेंट साइड बढ़ रहा था और ले चार्टलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। तो वो पूरा एक चार्ट हम देख लेंगे। तो यहाँ तक पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स इज़ ओवर। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज़ योर होमवर्क कि तुम इन क्वेश्चंस को देख लो और कर लो। ये वाले एक्सरसाइज वाले एग्जांपल्स मैं फिर भी बता सकती हूँ, ये सारे एल्कीन वाले हैं, डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये तुम ही करो भाई, बस सिंपल सा फंडा है। देखो डबल बॉन्ड जब भी दिखे एल्कीन वाला 2 तरह का होता है, या तो वो वाला होगा जिसमें हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, मार्कोव निकोव रिएक्शन, कि जहाँ पर हाइड्रोजन और ज़्यादा है वहाँ पर हाइड्रोजन को लगा दो, जहाँ कम है वहाँ पे हेलोजन लगा दो, या तो ये हो जाएगा। या फिर हम क्या कर रहे होते हैं कि नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन कर दो और विसिनल डाइहैलाइड बना दो, ठीक है, और एक हेलोजन एक्सचेंज था, बस एल्कीन में इतना ही है। तो एल्कीन वाला रिएक्शन देख के खुश हो रहा करो। अब बस ये है, ये वाला तुम्हारा होमवर्क है, और ये तो इजी IUPAC और ये सारे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसे कर लेना। और नेक्स्ट क्लास में हम ऊपर वाली चीज़ को समराइज़ कर लेंगे और इन क्वेश्चंस को डिस्कस भी कर लेंगे, ताकि अगर कोई डाउट्स आए तो तुम देख लो, ठीक है। और फिर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। सो यस, बाय बाय।